मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान निगम में है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एलजेपी का बंगला किसको, इसको लेकर के चिराग पासवान अब दिल्ली हाईकोर्ट में चले गए हैं, जहां पे रेखा पल्ली जस्टिस जो है आज सुनवाई करने जा रही है। दरअसल चिराग पासवान को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे। पहला झटका लगा जब उनके चाचा पशुपत पारस ने 5 सांसदों को तोड़ करके अलग गुट बनाया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उसको बिना देर लगाए रिकॉग्नाइज कर दिया। इसके बाद वो भागे भागे ओम बिरला के पास भी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैंने जो कुछ भी किया है अपने नियम कानूनों के हिसाब से किया है। दरअसल चिराग पासवान ये भूल कर बैठे कि जो कुछ भी हो रहा है सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और इसके लिए पूरी प्लानिंग बन चुकी है। दूसरा झटका उनको तब लगा जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी कि यदि आप चाहते हैं तो पशुपत पारस को मंत्री बनाइए, लेकिन उन्हें एलजेपी कोटे से नहीं बनाया जाना चाहिए। उनको पार्टी निष्कासित कर चुकी है, लिहाजा आप निर्दलीय बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उनके दाव को दरकिनार करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसे कि वो अपना राम कहते हैं और खुद को हनुमान बताते हैं, उन्होंने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, कैबिनेट मंत्री बनाया है। पहले ही वो कह चुके थे कि यदि वो ऐसा होता है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पूरी पार्टी उनके साथ है और कार्यकारिणी ने इन 5 को निकाल दिया है, लिहाजा वो एलजेपी कोटे से मंत्री नहीं बन सकते। इस पे दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा आज। जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन उससे पहले उनके चाचा पशुपत पारस ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। जब वो राज्यसभा में चले गए फिर हम ही को बुला के कहे पारस तुम ही जीत सकते हो हाजीपुर से, दूसरा कोई नहीं जीत सकता। फिर भारत सरकार के मंत्री बने, संजोग से भी नहीं है विभाग से, फिर उनके स्थान पर मुझको ही मौका मिला। ईश्वर की कृपा कहिए, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार कहिए, तो मैं असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान निगम में है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी है न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में फादर के संपत्ति में अधिकार उसके बेटा का होता है। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा? हम कहेंगे कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम दूसरे लड़ेंगे। यही हमारे राजनीतिक जीवन का या फैमिली का ये कहानी है। तो जैसा कि आपने सुना, पशुपत पारस का साफ साफ कहना है कि रामविलास पासवान का बेटा होने के नाते उनकी संपत्ति पूरी चिराग पासवान की है, निजी संपत्ति, क्योंकि हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है उसमें जो है ऐसा ही है। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक वारिस की बात है, और वो तो पशुपत पारस ही उनका राजनीतिक वारिस है। फिर ये पूछा गया कि आखिरकार कैसे, तो उनका कहना ये था कि जब वो जिंदा थे और राज्यसभा में जाने लगे, हाजीपुर से लड़ने की बात आई उनके कर्म भूमि से, तो उन्होंने कहा कि तुम ही वहाँ से जीत सकते हो, लिहाजा तुम वहाँ से चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीता। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि रामविलास पासवान जानते थे कि हम में ही वो पोटेंशियल है जो हाजीपुर से जीत सकते हैं, लिहाजा वो मुझे मानते थे और अपना राजनीतिक वारिस मानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं चुनाव लड़ा, जीता और मैं ही अब मंत्री बनने का अधिकारी हूँ और मैं ही असली एलजेपी हूँ, वो ये कहना चाहते हैं। अब उधर क्या है कि चिराग पासवान जो है ज़मीन पे उतरे हैं, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और इस क्रम में वो बिहार के ज़िलों में घूम रहे हैं। शुरुआत इन्होंने रामविलास पासवान अपने पिता के जन्मदिन 5 जुलाई से किया था, लेकिन चिराग पासवान फिलहाल फंस गए हैं। लेकिन कब तक? ये राजनीति है जो कि संभावनाओं का खेल है। अभी पशुपत पारस को लग रहा है कि उन्होंने बाजी मार ली है। किसके सहयोग से? जो जेडीयू के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के सहयोग से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पहले ही पशुपत पारस के लिए सीट पक्की कर ली थी, उसके बाद एलजेपी में टूट कराई थी, क्योंकि उन्हें चिराग पासवान से हिसाब चुकता करना था। चिराग पासवान की वजह से नीतीश की पार्टी जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, कई सीटें वो हार गए थे, उसका उन्होंने हिसाब चुकता किया है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई दूसरी खबर यह है कि जेडीयू में भी अब सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने अभी अपने अध्यक्ष और मंत्री बने आरसीपी सिंह को बधाई नहीं दी है, कम से कम सोशल मीडिया के जरिए तो नहीं दी है, गुपचुप दे दिए, वो तो कह नहीं सकता। इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या आरसीपी सिंह को मंत्री बनने की इतनी जल्दीबाजी थी? 2019 में भी वो मंत्री बनना चाहते थे, इसी एक सीट का फार्मूला दिया गया था, लेकिन तब नीतीश कुमार अध्यक्ष हुआ करते थे, लिहाजा उन्होंने वीटो कर दिया था कि नहीं, हम एक सीट नहीं लेंगे, हम तो अपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व लेंगे। 16 हमारे सांसद जीते हैं तो कम से कम 3 या 4 सीटें चाहिए, जिसके लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी तैयार नहीं हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल उभर रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार उसी फार्मूले को 2 साल बाद क्यों अपना रहे हैं। तो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार
कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, और जब से उन्होंने आरसीपी सिंह को एक तरह से अपना उत्तराधिकारी बनाया है और अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से ही आरसीपी सिंह कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो लॉकुश का समीकरण चाहते हैं नीतीश कुमार, उसी के मद्देनजर उपेंद्र कुशवाहा को ले आए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का उनको अध्यक्ष बनाया, और अब जो है ये कहा जा रहा है कि एक आदमी एक पद ही रहेगा, तो उस हिसाब से आरसीपी सिंह को अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आरसीपी सिंह अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये कार्यकाल उनका 3 साल का है। वो कह रहे हैं कि मैं तो अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। वो कह रहे हैं, मतलब फॉर्मली नहीं कर रहे हैं, जो खबरें आ रही है। ऐसे में यदि वो उपेंद्र कुशवाहा को बनाना चाहते हैं अध्यक्ष नीतीश कुमार, वो उनका सक्सेस नहीं होने जा रहा है। उधर जो है उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष बने, क्योंकि आखिरकार जब कुशवाहा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और वही प्रदेश अध्यक्ष होगा, ऐसा हो नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में उन्हीं की बल ली जाएगी, लिहाजा वो आरसीपी सिंह के साथ हो गए हैं, ऐसे सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही है। यानी कि जो चिराग पासवान ने ये कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए और सब कुछ होने दीजिए, देखिएगा जेडीयू में ही टूट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं टूट हो या ना हो, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी द्वंद्व चल रहा है। फिलहाल जो है अब नजर रहेगी दिल्ली हाईकोर्ट के सुनवाई पे। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।